पिक्चर चालू करो बे। रेवंत रेड्डी जी, चुनाव का समय है, तनाव बहुत है। तनाव चुनाव में क्यों हो जाता है? कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दैट इज गेम रूल। क्योंकि पहले विचारधारा के ऊपर चुनाव होते थे। नरेंद्र मोदी जी आने के बाद जो विचारधारा सबको लोग भूल गए। चुनाव में जीतना है, बस कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी वादा करो। ये कंपटीशन ऐसा हो गया कि एक प्लेयर अगर वो तरीका से अगर गेम शुरू किया, अगला प्लेयर भी वैसे ही शुरू करना पड़ता है, इसीलिए इतना तनाव आगे। ठीक है, समझ गया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, आप हिंदू हैं कि मुसलमान? क्या बोला? आपको क्यों वो डाउट क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर असदुद्दीन ओवैसी के सामने अगर कोई हिंदू लीडर लड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा, मुस्लिम ही लड़ेगा तो जीत पाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, जब गवर्नेंस में हैं, आप हिंदू नेता हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आप सब लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हैं, आप सबका ख्याल रख सकते हैं। चुनाव के बाद चर्चा चल रहा है, सरकार चलाने के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। सरकार चलाना है तो कौन न्यूट्रल रहना, कौन सेक्युलर रहना, कौन सी विचारधारा से सरकार चलाना है, कौन सी तरीका से सरकार चल सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बार बार पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी मैं बड़ा ओबीसी नेता हूं बोलता है। ये देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्लेम कर सकते हैं क्या? ओबीसी इसका मतलब अपर कास्ट के खिलाफ है नरेंद्र मोदी जी। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन आपके नेता राहुल गांधी तो सड़क पर जाकर सबसे पूछते हैं आप कौन से कास्ट के हैं, आप ओबीसी क्यों नहीं है। वो तो पत्रकारों से भी पूछते हैं आप किस कास्ट के हैं। तो मोदी जी बोले कि आप बोल रहे हैं कि हम लोग ओबीसी के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे। हम तो कर रहे हैं। खाओ माँ कसम। नाविका जी वो करने के बारे में नहीं कह रहा है, वो क्लेम कर रहा है। राहुल जी ये पूछ रहा है कि समाज में कितना पिछड़े लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, इनका तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। गरीब लोगों को, जो गरीब दिखता है, जो साइकिल पंचर बनाने वाले, पान डब्बा में काम करने वाले, मोस भेजने वाले कने, छोटे छोटे गरीब लोगों कने राहुल जी जाकर उनसे पूछ रहा है भाई आप कौन सी जाति का है। क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है अपर कास्ट जो भी तो मिनिमम परसेंटेज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है या आईएएस ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है, पूरा वेल्थ अपर कास्ट के हाथ में कितना है, गरीब लोगों के हाथ में कितना है, वो दिखाना चाह रहा है। तो आप वो खुद क्लेम नहीं कर रहा है मैं ओबीसी हूँ, मैं दलित हूँ, नहीं तो मैं आदिवासी हूँ। राहुल जी वो ऐसा क्लेम नहीं करते हमेशा। वो क्लेम करता है कि मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं कांग्रेसवादी हूँ, कांग्रेस विचारधारा से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। वही नरेंद्र मोदी जी विचारधारा के बारे में कुछ नहीं कहता है। मैं ओबीसी हूँ, इस देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, खुद ऐसा क्लेम नहीं कर सकते वो ओबीसी या नहीं तो और कुछ जाति के। बात तो सही है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को 150 सीट से ऊपर नहीं आएंगी। प्रियंका गांधी जी कह रही हैं 180 सीटें आएंगी। सिद्धारमैया जी कह रहे हैं 200 सीटें आएंगी। आप कह रहे हैं 220 से 240 आएंगी। ये कांग्रेस पार्टी वाले आपस में बात नहीं करते हैं क्या? अगर बात करते तो स्ट्रैटेजी आप बोल रहे हो वो भी सेम रहता और इंटरनल जो आपका सर्वे है उसका भी पता चलता। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अभी पता चलेगा। तो एक बात प्रियंका जी, राहुल जी, सिद्धरामैया जी एक ही बात कहा, आप कन्वीनियंटली वो भूल जा रहे। ईवीएम नहीं है तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव नहीं लड़ सकते। नरेंद्र मोदी जी का भरोसा ईवीएम, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अदानी, अंबानी, ये नरेंद्र मोदी जी परिवार है ना, वो परिवार से चुनाव जीतने के लिए कोशिश करिए। परिवार को दूर रख के अगर नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा से अगर चुनाव लड़ेंगे ना, तब पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कितने सीट मिलने वाले। गजब बेइज्जती है। से काउंटर सवाल पूछते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों निकाल दिया आप? क्योंकि वो अयोध्या राम मंदिर गए थे इसलिए निकाल दिए। राम मंदिर जाना कौन रोक सकता है? कोई भी जा सकता है। राम मंदिर का शिलान्यास ने कौन शुरुआत की? राजीव गांधी जी ने। लेकिन 22 जनवरी नरेंद्र को तो मोदी जी बॉयकॉट तोड़ी किए। नहीं, नरेंद्र मोदी जी तोड़ी किए। राजीव गांधी जी ने शिलान्यास को परमिशन दिए, अलो किए थे। तो ये तो हिस्ट्री आपको भी पता है। बॉयकॉट क्यों किया प्राण प्रतिष्ठा को? वो बीजेपी पॉलिटिकल इवेंट बना रहे, वो राम सबका बीजेपी से कोई भी नहीं था, खाली प्रधानमंत्री। अडवाणी जी को क्यों नहीं आने दिए? अडवाणी जी को क्यों लेकर नहीं गए? अडवाणी जी को क्यों नहीं आने दिए? मुरली मनोहर जोशी को क्यों नहीं आने दिए? उमा भारती जी कहाँ थी? ये सब सारे जिस दिन अयोध्या में जो हुआ था तब जो लोग हाजिर थे सब लोगों को निकाल दिया। खाली मोदी जी उस दिन आपका वीडियो विजुअल्स दिखाओ आप। नरेंद्र मोदी जी के अलावा राम मंदिर में कोई चलने के लिए एक राम जी मूर्ति थे और बाकी का नरेंद्र मोदी जी थे, और किसी को अलो भी नहीं किया। वीडियो देखो आप लोग। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर इन सबको बुलाते तो आप कहते कि बीजेपी का फंक्शन है, आप पहले ही कह रहे हैं। इन सबको नहीं बुलाया और सारे विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया तो भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ गलती है, स्ट्रैटेजी में कुछ गलती है। अंडरस्टैंडिंग इसमें आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। बीजेपी इतना इन्फ्लुएंस कर दी है कि बीजेपी जो बोल रहा है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बोल रहा है वो ही सही है बोल के ऐसा एक माहौल बना के छोड़ दिए। वो चुनाव से पहले जो पूजा करते वो लोग सब बोले मंदिर पूरे नहीं हुए,
आधा पूरा करके अगर ऐसा प्रारंभोत्सव किए तो ठीक नहीं रहेगा बोल के बहुत सारे संत लोग नहीं आए, इसका जवाब कभी दिए नहीं। मगर क्यों? आप जब टेम्पल पूरे नहीं हुए, चुनाव आ रहा है बोल के आप जल्दी जल्दी से भागम दौड़ में क्यों प्रोग्राम ले लिए? ये पॉलिटिकल क्यों ले इवेंट नहीं लिया? है। आपको क्यों लगता है जल्दीबाजी चुनाव के लिए अभी मोदी जी कुछ भी कहने दो, कुछ भी बोलने दो, कुछ भी करने दो, चुनाव जीतना। इसीलिए राहुल गांधी जी ये बात कहते रहता है हमेशा, मोदी जी को चुनाव जीतने के अलावा कुछ काम ही नहीं करते। देश का तरक्की, पिछड़े लोगों को, दलित, आदिवासी, ओबीसी जो भी है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, महिलाओं के लिए कुछ सोचदारा नहीं है, कुछ काम करते नहीं। खाली चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, चुनाव के बाद चुनाव, इसी में लगातार लगते रहता है। ये ठीक नहीं है देश के लिए। यही है राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपकी पार्टी में कई लोगों ने कंगना के लिए जो कहा, कंगना रनौत के लिए कि क्या भाव चल रहा है, वो सही कहा? नरका जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस रोल मॉडल है क्या? अगर वो मान लिए तो अभी चर्चा ही नहीं है। अगर हम गलत कर रहे हैं बोल के आप जब भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं आप सही करो भाई, आप पनिशमेंट दे दो, आप अच्छा है ना, आप राम जी के वारिस है ना, तो राम जी के वारिस आप लोग को सुधारो देश को। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया। अलायंस पार्टनर्स के साथ लड़ रहे हैं। आज ममता जी का स्टेटमेंट है, कोई भी आकर बोले कि हम इंडिया अलायंस से है, मत मानना, खाली तृणमूल कांग्रेस को वोट देना। वहां पर लेफ्ट पार्टीज, एनी राजा वायनाड में कह रही हैं कि राहुल गांधी लेफ्ट पार्टी से क्यों लड़ रहे हैं, उनकी बीजेपी से अगर कॉन्टेस्ट है तो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे, वायनाड की 41% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली सीट पर आकर क्यों लड़ रहे हैं। ये अलायंस कहते हैं आप? बराबर अलायंस है, स्ट्रैटेजी है। दिस इज नॉट अलायंस, दिस इज एन स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। प्री इलेक्शन अलायंस, पोस्ट इलेक्शन अलायंस। प्री इलेक्शंस में कुछ स्ट्रैटेजी है, पोस्ट इलेक्शन कुछ स्ट्रैटेजी तो है। प्री इलेक्शन में एक दूसरे को गाली दो और पोस्ट इलेक्शन में साथ में बैठकर राज करो। अगर ऐसे बात कहा तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी कितने बार लड़ लिए, आज क्या कर रहे हैं वो लोग? इससे पहले येडियुरप्पा, नरेंद्र मोदी जी का क्या पंचायत था, क्या बन गए? गाली जनार्दन रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी और नेता लोगों को क्या क्या कहा, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कहा, आज भारतीय जनता पार्टी अलायंस में वो पार्टनर है। नवीन जिंदल, अशोक चौहान, कितने लोगों का नाम लेकर तो वो तो सब आपकी पार्टी छोड़ कर भाग तब गए। हमारे पार्टी में था, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना कहा और नरेंद्र मोदी जी इन लोगों को करप्ट बोल के बहुत बार कह चुका है। फिर ये पूरा करप्ट लोग बीजेपी में ज्वाइन होते हैं, वॉशिंग मशीन में वॉश कर दिए, सफेद हो गया। पर आप मान रहे हैं कि ये करप्ट थे? एकदम आप मान रहे हैं कि ये करप्ट थे? जब आपके साथ आप इल्जाम लगाए, आप मतलब आपके मतलब नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने इल्जाम लगाए, आप तो मानना है ना आपका बात को। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप इल्जाम लगाया था, ये सबके सारे करप्ट बोल के आप लोग कहा था। मैं वो करप्ट लोगों को आपके पार्टी में लेके अगल बगल में बिठा लेके भारतीय जनता पार्टी ये कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, करप्शन जो कर रहा है जेल को भिजवा देंगे। कैसा विश्वास कर सकते हैं आपके बातों को? आप बात कुछ कह रहे हैं, काम कुछ कर रहा है। आप एबीवीपी में रह चुके हो तो कहीं ना कहीं तेलंगाना में इतने सारे लोग एबीवीपी के, कितने लोगों को मोदी जी पहचानते? खुद के पार्टी का राम माधव को जनरल सेक्रेटरी था, यहाँ के निकाल दिए, कहाँ है? साउथ से गोविंदाचार्य था, कहाँ है आज के तारीख में? साउथ में कोई भी एक और बात, अगर भारतीय जनता पार्टी में साउथ से कोई भी रिप्रेजेंट करने वाले, कुछ ना कुछ थोड़ा इस्तेमाल करके काम करने वाले को भारतीय जनता पार्टी में सर्वाइव नहीं करने देते। या गोविंदाचार्य जी हो, या राम माधव जी हो, या वेंकैया नायडू जी भी हो, कोई भी हो, क्योंकि नॉर्थ पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है। निर्मला सीतारमन आपको अभी रिप्रेजेंटेटिव दिखाने का, अभी हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। एक निशान दिखा के पूरा साफ करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि आप वाइब्रेंट तेलंगाना, नाम तो नया सोच लेते, वाइब्रेंट गुजरात वाला ही वाइब्रेंट तेलंगाना। होगा गुजरात, तो ये वाइब्रेंट तो इंग्लिश वर्ड मोदी जी ने इन्वेंट नहीं किए ना, ये तो इंग्लिश वर्ड है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते। ऐसा ही मोदी जी इंग्लिश को ज्यादा पसंद भी नहीं करते, जहां तक मुझे पता है, वो हिंदी को ज्यादा प्रमोट करने में लग जाता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोर्ट के अंडर इंक्वायरी होता है, ईडी तहकीकात करती है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालती है, कविता को जेल में डालती है, उसको बेल भी नहीं मिलता, तो आप कैसे कह सकते हैं केसीआर और बीजेपी मिले हुए हैं? तो एक विंडिक्टिव में एक तो अफेक्टेड पार्टी क्लेम कर रहा है, दूसरे वाले तो मैं जेल में डाला, देखो मुझे वोट दे दो। दिस इज एन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी ऐसे है, 2 साल से केस चल रहा था। क्यों केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किए, क्यों कविता को अरेस्ट नहीं किया? बहुत सारे लोगों को 1.5 साल पहले अरेस्ट किया था, तभी इन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किए? जब चुनाव नोटिफिकेशन आ गए, चुनाव हो रहे थे, वो समय पर अरेस्ट कर दे के केसीआर को कुछ बेनिफिट दिलाने के लिए और करप्शन के खिलाफ हम लोग एक्ट कर रहे हैं बोल के बीजेपी एडवांटेज लेने के लिए, और दिल्ली में और पंजाब में केजरीवाल को अंदर डाल दिया तो चुनाव लड़ने वाले नहीं रहेगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये अरेस्ट के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सिचुएशन ऑफ द अरेस्ट,
आप 2 साल से खामोश बैठे थे, 2 महीना क्यों नहीं छोड़े? तो अगर पहले ही कर देते तो आप बोलते जल्दी में है, देखो अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, जल्दी से जेल में डाल दिए। जल्दी नहीं डाला, 1 साल के बाद डाला, तो आप कह रहे हैं अभी 19 क्यों डाला? लोगों को नहीं, मंत्री लोगों को, एमपी लोगों को, 19 लोगों को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भिजवा दिए। 19 में और 20 को अरेस्ट करने में क्या कौन रोके है? आप पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जो काम कर रहे हैं हम उसके खिलाफ है। करप्शन जो किया उनको अरेस्ट करने के लिए हम खिलाफ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप जो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहे हैं वो एक्शन को हम खिलाफ है। 18 साल से अपोजिशन में बैठकर इंडिपेंडेंट जेडपीटीसी, इंडिपेंडेंट एमएलसी, 2 बार एमएलए, 1 बार एमपी, आज मुख्यमंत्री बनाए। तो कभी पावर पॉलिटिक्स के लिए हम भागा नहीं उन लोगों के जैसा। तो लेकिन हम लोग 21,000 लोग वर्कर लेवल पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। बड़े नेता संजय निरुपम, मिलिंद देओरा, अशोक चौहान, गौरव वल्लभ, पता नहीं कितने कितने लोग रोज उठकर कांग्रेस छोड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में ना स्ट्रैटेजी नजर आ रही है और जो सनातन के बारे में ख्याल है कांग्रेस के, उससे लोग मेल नहीं खा रहे हैं। आपको लगता है ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। जो लोग कुर्सी के लालच में है, कुछ चार्जेस है, वो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी के लिए अच्छा है। तेलंगाना में भी चुनाव से पहले ऐसे ही हजारों में जाकर बीआरएस में ज्वाइन हो गए, कुछ लोग बीजेपी में ज्वाइन हो गए। फिर भी क्या हुआ, चुनाव में हम जीत गए और अब वापस ले रहे हैं बीआरएस से लोगों को। वर्कर्स भी एमएलए बन गए। हम खानापुर में एक वर्कर को ऐसा टिकट दिए, वो आज भी इंदिरम्मा घर में रहता है, उनको टिकट दिए कि चुनाव जिता लिए। तुंगतुर्ती में उनके खाता में 50,000 पैसे भी नहीं था दलित के, उनको टिकट दिए तो 80,000 से वो चुनाव जीत कर आए। तो बड़े नेता लोग लालच में जो पार्टी बदल के चला गया, वर्कर्स को, गरीब लोगों को मौका मिले। जब क्राइसिस आएंगे तब लीडर्स इमर्ज हो जाएंगे। तो हम क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, कांग्रेस को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इमरजेंसी के समय पर, इमरजेंसी के बाद बहुत सारे क्राइसिस कांग्रेस पार्टी देख चुके हैं। इमरजेंसी तो आपने क्राइसिस देश के ऊपर डाला। हाँ, तब कांग्रेस के लिए भी क्राइसिस बना था, उसके बाद भी सरकार बना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप भी तो बीआरएस से ले रहे हैं लोगों को, तो अब करप्शन, जो चार्जेस आप केसीआर एंड गवर्नमेंट पे लगाते थे, उसका क्या होगा? आपकी भी तो एक छोटी वॉशिंग मशीन। जितने लोगों को मैं लिया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड वेरीफाई करो, उनके ऊपर चार्जेस नहीं है। मैं गिन गिन के जिसका कैरेक्टर है, जिसका करप्शन चार्जेस नहीं है, वो जनता में रहकर लोगों के लिए काम करते हैं, वही लोगों को ले रहा हूँ। अगर मैं चाहे तो उसमें से कोई भी एमएलए बचेगा नहीं। बाप बेटा दोनों छोड़कर सब लोग कांग्रेस में आ जाते थे, मगर सबको लेने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं। बस हवा निकल गई। तेलंगाना और आंध्रा के ब्यूरो चीफ सौमित याकती हमारे साथ हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। सौमित, द फ्लोर इज योर्स। Sir, what would you like to state about ongoing politics, the war between the Congress party? Because it was initially expected that the BRS will form the government. Later, the way was seen, and finally Congress has made it. And about 6 guarantees, and mainly BJP or even the BRS, they are claiming that they will be winning most number of the seats. At the same time, Congress has failed, in implementing the guarantees. Is what they are saying. And today, you have made a big statement while addressing the crowd that you will be, waiving off the loan in the on or before 15th of August. So, what would you like to state, and how do you see the war between the BJP, Congress, and the BRS party? Whom do you see that your prime contender or your the main opposition party? Because BRS is standing with 35-36 MLAs, and BJP is claiming that they are number 1 or number 2. Good question. You are a good question. सौमित, जब प्रदेश इलेक्शन था मुख्यमंत्री के लिए, तब हमारा फाइट था बीआरएस के साथ। तो सेमीफाइनल्स में हम बीआरएस को हरा दिए। अभी फाइनल्स है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो रीजनल पार्टी का कोई रोल नहीं है इसमें। अभी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने का 10 साल नरेंद्र मोदी जी के सरकार में वो कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए, 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था। मगर मैं पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे तो 7,21,381 नौकरी दिए, मतलब 0.23% सम माइन्यूट, मतलब 20 करोड़ नौकरी वादा करके वो दिया 7 लाख। किसानों का इनकम डबल बनाने के लिए वादा किए थे। मैं दिल्ली में किसान लोग आए तो फायरिंग कर दे के, गोली मार के उन लोगों को मार दे रहा है। और हर गरीब जनधन खाता में 40 करोड़ खाता निकाले बोल रहे। 40 करोड़ में 15-15 लाख स्विस बैंक से काला धन लाके डालने के लिए वादा किया था मोदी जी। किसी के खाता में 1 पैसे भी नहीं आया। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे वादा किए, 10 साल में कुछ नहीं किया। कुछ भी पूछो भाई, किसानों का इनकम क्या हुआ? हम राम मंदिर बनाए। अरे भाई नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? हम जय श्री राम बोलते। और कुछ भी पूछो, घर क्यों नहीं दिया? और कुछ बहाना बोलते रहता है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? आज प्राइस राइज कितना है? 2014 में 55 रुपीज पेट्रोल था, आज 110 रुपए हो गए। 50 रुपीज डीजल था, आज 100 रुपए हो गए। 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1200 हो गए। मतलब लाइफ, गरीब लोगों को जीना
हराम हो गए इसमें, इस देश में नरेंद्र मोदी जी की वजह से। मतलब नरेंद्र मोदी भी तो जी इतनी सारी गारंटी दी। सेंटिमेंटल प्ले कर रहा है चुनाव जीतने के लिए, इसीलिए हम लोग साफ कह रहे हैं 10 साल में वो कुछ नहीं कर सका। 100 दिन में हम लोग वुमेन के लिए आरटीसी बस फ्री दे दिए, राजीव आरोग्यश्री में 10 लाख फ्री में दे रहे, हम लोग 500 रुपीज में सिलेंडर दे रहे, गरीब लोगों को 200 यूनिट्स जीरो बिल में दे रहे, हम लोग गरीब लोगों को घर बनाने के लिए 4,50,000 घर मंजूर किए, 22,500 करोड़ हम अलॉट कर चुके। 3 महीने में 30,000 नौकरी दिए सरकार के, वो भी एलबी स्टेडियम में, आप लोग गवाह है। और ओबीसी पॉपुलेशन गिनने का 60-70 साल से वो लोग लड़ रहे, मैं सरकार आते रेजोल्यूशन पास कर देके, असेंबली में पास कर देके बजट अलॉट किया ओबीसी पूरा गिनने के लिए। 100 दिन में हम इतने सारे काम कर चुके हैं। 15 अगस्त के पहले हम लोग 2 लाख खर्चा किसानों का हम लोग माफ कर के दिखाएंगे, और पैडी के लिए 500 रुपीज बोनस देके हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे सरकार काम करने वाले सरकार है, भाषण बोलने वाले सरकार नहीं है। क्या बात है। हम जैसा मोदी जी जैसा झूठे वादा हम नहीं करते, लोगों को उल्टा पुल्टा कर दे के भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर ऐसा कुछ करने के लिए हम कोशिश नहीं करते। एक अचीवमेंट तो आप भूल ही गए, आपने एक एमओयू भी तो साइन किया है। हाँ, अदानी से अडानी किए नहीं, हाँ। 41,000 करोड़ का एमओयू किया, उसमें अच्छा। से एक अदानी जी है। आप मुझे पता है, आप अदानी जी के बारे में बताने वाले। नहीं, आप ही ने नाम लिया था पहले, तो मैंने सोचा याद दिला दूं। याद दिलाने का जरूरी जिनको है, मैं राहुल काम गांधी करता हूं। रोज सुबह बोलते नहीं, हैं कि ये मोदी जी के दोस्त हैं, वो आपके भी दोस्त बन जली ना, तेरी भी जली ना। नाविका जी, मोदी जी उनको राफेल में पैसे दे दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, पोर्ट्स दे दिए, नेशनल हाईवेज दे दिए, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नवरत्न जितने भी है मोदी जी को सस्ता में पल्ली बटानी में बेच दे रहा था। राहुल जी उनके खिलाफ कहे, मैं जो ऐसा पैसे जो कमाए ना अदानी जी, उनके जोब में जो पैसे भर के है वो पैसे ले आके हमारे तेलंगाना में हम इन्वेस्टमेंट करवाए। हम तेलंगाना के पोर्ट, एयरपोर्ट या आउटर रिंग रोड या नहीं तो नेशनल हाईवे उनके हवाला नहीं कर दिए। मैं उनके पैसे से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट हमारे तेलंगाना युवता को नौकरी मिलने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट और मोदी जी करें तो दोस्ती। इन्वेस्टमेंट करवाना अलग है, सरकार इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी तैयार करके सस्ते में देने का अलग है। मोदी जी ये काम कर रहे हैं, मैं उनके इन्वेस्टमेंट लेकर यहाँ पर बिजनेस करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चुनाव का पहला दौर आज हो गया है। पूछना चाहती हूँ आपसे, मोदी जी तो कह रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं 400 पार। मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि नारा के लिए अच्छा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए भी ठीक है, मगर राजस्थान में 25 सीट्स है, 25 बीजेपी को मिल गए, गुजरात में 26 है, 26 उन्हीं को मिल गए, हरियाणा में 10 है, 10 का 10 मिल गए, दिल्ली में 7 है, 7 का 7 मिल गए, बिहार में 40 है, 39 ऐसा कुछ उन लोगों को मिल गए, उत्तर प्रदेश में 62 मिल गए, वेस्ट बंगाल में 18 मिल गए, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहां पर भी देखो भारतीय जनता पार्टी को 80% से लेकर 100% तक रिजल्ट मिले, तो उन लोगों को मिला है 300। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। समझ रहे हो ना। अब बात रहा साउथ में, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पुदुचेरी, सब मिलकर 130 सीट से 130 में 15 सीट मिले, से ज्यादा है ये साउथ से। 130 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने का है 15 सीट। 15 सीट छोड़ दिए तो वहां पर 400 के चिल्लर 413 सीट समझो। 413 में 100% जीते तो भी 400 होने का मुश्किल है। ये गड़बड़ है बाबा। तो इस बार और कोई पार्टी वो लोग वहां पर 400 चेंज में अलायंस में 330 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। तो 330 सीट में अगर कंटेस्ट किए तो 400 मिलेंगे कैसे नॉर्थ में? उन्होंने 400 एंड साउथ में, उन्होंने साउथ नहीं साउथ में 113 में बहुत सारे सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको मिलने वाले 15 है। 130 निकाल के मैं बात कह रहा हूँ आपसे। तो आप बीजेपी अगर 400 बीजेपी का तो बहुत एनालिसिस करते हैं, कांग्रेस में कितने आएंगे ये बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर 400 मिलना है तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी कुछ सीटें ले आए तो मिला लिए तो कुछ हो सकता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।